जाने का काम वामसेव संगठन करता है। दूसरा जो काम जो वामसेव संगठन मुख्य रूप से करता है वह है कि जो भारत का संविधान है उसको लागू कराने का काम, कि उसमें जो विभिन्न धाराएं अनुच्छेद हैं उसको जनहित में कैसे लागू किया जाए, उसके संबंध में वामसेव संगठन काम करता है। आप ये कह सकते हैं कि ये तो काम सरकार का है, सरकार भी संविधान लागू करती है, तो वामसेव संगठन फिर क्या करता है? तो मैं एक उदाहरण देकर के आपको बताऊंगा। जैसे मंडल कमीशन था, तो संविधान में प्रावधान होने के बावजूद भी मंडल कमीशन लागू नहीं हो रहा था। तो वामसेव संगठन ने सर्वप्रथम देश में ये अलग जगाई कि आ, मंडल कमीशन लागू करो वरना कुर्सी खाली करो। तो कोई अन्य संगठन जो है, जो मूल निवासी बहुजन समाज के ज्वलंत मुद्दे हैं उनको नहीं उठाता है, वामसेव संगठन जो है मूल निवासी बहुजन समाज के मुद्दों को उठाता रहता है। जैसे कि जाति आधारित जनगणना का मुद्दा भी पूरे देश में सबसे पहले वामसेव संगठन उठाया। और अभी हम लोग 2017 से भारतीय संविधान सम्मान सुरक्षा संवर्धन अभियान चला रहे हैं कि भारत के संविधान को लागू किया जाए, उसको समझा जाए। हम धीरे धीरे, वामसेव संगठन ने जब ये मुद्दा उठाया तो धीरे धीरे ये समाज में मुद्दा स्थापित हुआ और देश के दूसरे अन्य संगठन भी भारत के संविधान को के ऊपर बात जो है करने लगे। तो मुख्य रूप से वामसेव संगठन का यही काम है कि ये कर्मचारियों का संगठन है कि जो हमारे महापुरुष हुए हैं भारत के जो है, उन महापुरुषों की विचारधारा का प्रचार प्रसार करना, और जो मेजॉरिटी यहाँ के लोग हैं उनके जो मुद्दे हैं उन मुद्दों को स्थापित करना। क्योंकि वामसेव कोई पॉलिटिक्स नहीं करता, राजनीति नहीं करता है। यह गैर राजनीतिक और गैर धार्मिक और गैर एजुटेशनल, मतलब जो जिसमें कि सड़क पे उतर कर कोई आंदोलन करते हैं लोग, इस तरह की कोई एक्टिविटीज वामसेव नहीं करता है। वामसेव मोटा मोटा जो है सिर्फ जो है जागरूकता का काम करता है अपने महापुरुषों की विचारधारा का, और जो हमारे ज्वलंत मुद्दे हैं, जो उस उन मुद्दों पर समाज को जागरूक करने का काम करता है और एक प्रेशर क्रिएट करता है जो दूसरे सरकारी संस्थान है कि भाई ये जो जनहित के मुद्दे हैं उनको लागू किया जाए। तो इस कड़ी में जो ये हमारा जो राष्ट्रीय अधिवेशन है, जो अभी जिसमें आप पधारे हैं, ये हर साल हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन लगाते हैं। और ये जो है 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। इस अर्थात जो 40 राष्ट्रीय अधिवेशन पहले ही हो चुके हैं और ये 41वां राष्ट्रीय अधिवेशन है। और हर साल हम लोग राष्ट्रीय अधिवेशन लगाते हैं और इस राष्ट्रीय अधिवेशन में जो मूल निवासी बहुजन समाज के ज्वलंत मुद्दे होते हैं उन मुद्दों पर हम लोग चर्चा कराते हैं। और इसमें जो देश विदेश से जो विद्वान लोग होते हैं, जो एक्सपर्ट लोग होते हैं, जो एक्टिविस्ट होते हैं, जो इसमें इन्वॉल्व हैं, उनको बुलाते हैं और उनसे जो है उनसे भी सुनते हैं। और अपने भी जो संगठन के वरिष्ठ लोग हैं वो भी उन मुद्दे पर अपनी राय रखते हैं। तो कुल मिलाकर के ये एक्टिविटीज हमारी चल रही है सर। मोटा मोटा मैंने आपको ब्रीफ कर दिया। अब कोई आपका सवाल होगा तो अध्यक्ष जी, आप अध्यक्ष जी बोलेंगे, इसके बाद सवाल। हम आप हमारा जो रिंगना बोर्ड स्थित ये बीडी कपा डेमो ट्रस्ट के जो परिसर में आप लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और वामसेव का राष्ट्रीय अधिवेशन 40वां राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ पर अभी संपन्न हो रहा है 25 से 28 दिसंबर तक। और आप जानते होंगे वामसेव का जो है बैकवर्ड एंड माइनॉरिटीज कम्युनिटीज़ का एक एम्प्लॉई फेडरेशन है। और ये एम्प्लॉई फेडरेशन होने के बाद भी केवल ऐसा संगठन है ये पूरे देश का जो एम्प्लॉइयों के लिए काम नहीं करती, बल्कि इस देश के समस्त नागरिकों के लिए, समाज के लिए काम करती है, टुवर्ड्स पे बैक टू सोसाइटी के सिद्धांत पर काम करती है। तो अभी वामसेव ने साल में एक राष्ट्रीय अधिवेशन लगाने का, उसके बाद उनके राज्य अधिवेशन और अलग अलग गतिविधियाँ होती है। तो अभी हम राष्ट्रीय अधिवेशन लगा रहे हैं और राष्ट्रीय अधिवेशन में हमारे 20-22 राज्यों के प्रतिनिधि हमारे यहाँ सहभाग कर रहे हैं और 2 से 3 हज़ार प्रतिनिधि यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। उनके माध्यम से हम जो सोशियो पॉलिटिकल सिचुएशन इस देश में जो चल रही है उसके हिसाब से एक एजेंडा पर हम चर्चा करते हैं। उसमें प्रमुख रूप से अभी इस अधिवेशन में हमने उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व के विषय दिया हुआ है, जिसको आपने देखा होगा पिछले गवर्नमेंट में भी कॉलेजियम सिस्टम पे चर्चा चली है। तो क्योंकि वामसेव संगठन जो है समता, समानता, बंधुता, न्याय
जो संविधान का जो प्रेम्बल है उस पर काम करती है, और समता समानता बंधुता जो है हमको दिखना चाहिए सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक स्तर पर। तो समस्त नागरिकों को समानता के लेवल पर ले जाने तक, न्याय के लेवल पर ले जाने के लिए वो सारी जरूरतें जो भारतीय संविधान के अंदर प्रावधानित है, खास करके राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर प्रावधान, विभिन्न प्रावधान आए हैं, उन प्रावधानों पर हम चर्चा कराते हैं। उसमें से एक प्रावधान है जो उच्च न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, तो आर्टिकल 312 में। इससे क्या हो रहा है कि देश के नागरिकों को, जैसे आर्थिक समानता की बात करें, आर्थिक समानता होना चाहिए, लेकिन आर्थिक समानता जो राज्य नीति निर्देशक तत्व में प्रावधान करने के बावजूद भी जो गवर्नमेंट सिस्टम में जो पॉलिसियां बन रही है, वो पॉलिसियां जो है, जो वीकर सेक्शन है, जो गरीब है, देखेंगे आप 80 से 90 करोड़ जो आबादी हमारा जो है बिलो पॉवर्टी लेवल पर चल रहा है। इसका मतलब है कि आर्टिकल 38 जो है, 39 जो है, वो उसके उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो रही, आर्थिक जो खाइयाँ वो कभी जा नहीं सकती। तो जब ये सारे स्ट्रगल को जब हम देखते हैं, जो राजनीतिक और अन्य संगठन जब काम कर रहे हैं, और इस संविधान का जो मुख्य उद्देश्य है उसको इम्प्लीमेंट करने में विफल हो रहा है, तो उसको निगरानी करने की जिम्मेदारी, कंट्रोल करने की न्यायपालिका पर होती है। लेकिन हमने जब देखा इन लंबे समय में, आज़ादी के बाद 70-75 सालों में, तो जो हायर जुडिशरी है, जहाँ पर जिसको सुप्रीम पावर है कि ये जो प्रावधान है उसका संविधान के संदर्भ में एजुकेशन होना चाहिए, वो नहीं हो पा रहा है, वो हम महसूस किया। इसीलिए उच्च न्यायपालिका में हमारे सारे जो सेक्शन है, जो हमारा देश की व्यवस्था जो हमने क्लासिफिकेशन कर रखा है वर्ग व्यवस्था के आधार पर, या आर्थिक स्थिति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, राज्यों के आधार पे, उस क्लासिफिकेशन का रिप्रेजेंटेशन हायर जुडिशरी में आना चाहिए। खास करके जिसको मूलतः शेड्यूल ट्राइब, शेड्यूल कास्ट, ओबीसी और अन्य माइनॉरिटीज, इन अन सभी नागरिकों के लिए एक जनरल क्लासिफिकेशन है, तो उन सबका वहाँ पे प्रतिनिधित्व दिखना चाहिए। जब वो प्रतिनिधि दिखेगा तो वहाँ प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पूरे देश को देखेंगे। तो अभी ये कुछ परिवारों का वहाँ पे 300-400 जो आंकड़े हमको चाहे संसद में चर्चा हो या राजनीतिक मीडिया में हमको दिखता है, 300-400 परिवारों का कब्जा होने के कारण इस देश के नागरिकों का वहाँ प्रतिनिधित्व पूरी तरह नहीं पहुँच पाया है, और हमें महसूस होता है कि ये प्रतिनिधित्व नहीं जाने के कारण संविधान का इम्प्लीमेंटेशन प्रभावित हो रहा है। दूसरा विषय हम लोगों ने महत्वपूर्ण जो लिया है वो असंगठित और संविदा मजदूरों का है। खास करके आप देख रहे होंगे, पूरा एक समय था कि पूरे देश में हम राष्ट्रीयकरण कर रहे थे सब पदार्थ का। इवन जैसे आपने बैंकिंग कुछ देखा होगा, पहले प्राइवेट बैंकिंग चलती थी, रिजर्व बैंक की स्थापना हुई और पूरे देश में राष्ट्रीयकरण हुआ, सारे पब्लिक सेक्टर आए। लेकिन आज हम वापस प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रहे हैं। प्राइवेटाइजेशन जो है, प्राइवेटाइजेशन क्या कर रहा है, फिर वो हमारे जो मैन पावर जो इम्प्लॉयड कर रहे हैं, वो उसको जो लेबर लॉ के तहत जो उसके साथ ट्रीटमेंट होना चाहिए, मिनिमम वेजेस एक्ट का कंप्लायंस होना चाहिए, उसके लाइफ इंश्योरेंस का होना चाहिए, पीएफ की व्यवस्था होना चाहिए, ये व्यवस्था नहीं हो पा रही है। इवन जो वहाँ पर हमारी जो संस्थाएं हैं जो उसको कंट्रोल करती है, जो इंस्पेक्टिंग अथॉरिटी है राज्य के अंदर, सेंट्रल गवर्नमेंट की अथॉरिटी, वो भी इस काम को पूरी तरह निगरानी करने में विफल हो रही है। तो ये आज के डेट में जो असंगठित श्रमिक है, खास करके जो जिसका कोई अपना संगठन नहीं होता है, वो हमारे पूरे देश के नागरिक हैं, उनका बहुत बड़ा हिस्सा है, वो लगभग 80-90% हिस्सा होता है, चाहे किसी जाति धर्म का हो। तो उसके साथ भी बहुत अन्याय हो रहा है, और इसको हम विशेष करके जो इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन में जिसने एक वो दिया, उसके भारत देश पूरा मेंबर है, उसके जो रेटिफिकेशन आते हैं समय समय पर मानवाधिकारों को लेकर के, वो उसके बेसिस पे लेबर लॉ डिफरेंट चल रहा है, उसका एजुकेशन नहीं हो रहा। इस पे हमने चर्चा चलाई ताकि पूरे देश के हम नागरिकों को जागरूक कर सकें। एक और महत्वपूर्ण इशू जो जाति आधारित जनगणना की बातें चल रही है, आप लोगों ने देखा होगा, तो देश में जब भी कोई पॉलिसियाँ बनती है, यदि हम कोई आर्थिक असमानता को दूर करने की बात करें, सामाजिक असमानता को दूर करने की बात करें, तो देश के जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है, या स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या कोई भी बॉडी हो जो संविधान को इम्प्लीमेंट करना चाहती है, तो उनके पास उचित डाटा होना चाहिए कि हम किस क्षेत्र में हम क्या गवर्नमेंट का असिस्टेंस मिलना चाहिए, वेलफेयर का हो या किसानों की समस्या हो या एम्प्लॉयमेंट की समस्या हो, डिफरेंट जो इशूज़ पर। तो वो इशू क्यों नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो प्रॉपर डाटा गवर्नमेंट के पास आ नहीं पा रहा है। अभी जो वेल्थ का जो एक्यूमुलेशन हो रहा है, वो किन लोगों के पास है अभी नहीं पता। यदि हम वेल्थ के एक्यूमुलेशन को आइडेंटिफाई नहीं करेंगे, हमने ये आइडेंटिफाई नहीं किया, जो वैसे ही हमको
ऑफिशियल हमको वो डाटा उपलब्ध होते हैं विभिन्न सर्वे या आप लोग के पत्रकार जगत के माध्यम से भी हमको आंकड़े मिलते हैं कि यहाँ पे लगभग 10-11% लोगों के पास पूरे 90% संपदा वेल्थ उधर जा रहा है। तो ये आंकड़े आधिकारिक तौर पे यदि वो सेंसस में आएगा जो संविधान के अंदर प्रावधान है कि जनगणना हर 10 सालों में करना है, तो वो नहीं हो पा रहा है। इसी कारण गवर्नमेंट की जो पॉलिसियां हैं, जो भी बजट प्रावधान हो रहा है, वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो इसकी चर्चा हम ले रहे हैं। उसके अलावा भी हमारे पेशा एक्ट का एक कार्यान्वयन बहुत बड़ा एक इशू है जो 1950 से, जिसको आप 5वीं अनुसूची के तहत आर्टिकल 246 में आप देखते होंगे। तो वो जिसको अनुसूचित क्षेत्र कहा जाता है, जहाँ पे हाँ आदिवासी बहुल जो क्षेत्र होता है वहाँ पे, तो आपका जो महाराष्ट्र है, छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, उड़ीसा, झारखंड, ऐसे 10 राज्य है। और उस 10 राज्यों में लगभग 50% क्षेत्रफल के देश में भारत से पूरे एरिया जहाँ पे जल जंगल जमीन संपदा है, माइनिंग है, इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर और देश को पूरा जीडीपी को बहुत मदद कर रहा है पूरे माइनिंग। अब हम बात करते हैं जरूर कि हमको अडानी अंबानी, हर नागरिक को पता है कि अडानी जो है आज के डेट में उनके व्यवसाय बहुत, मतलब कभी रोड में, कभी सड़क में, हर चीज़ में, मोबाइल में, सारे सारे सेक्टर में इतना समझ में आता है। तो वो ट्राइबल एरिया तक पहुंच चुका है, लेकिन हमने महसूस किया कि गवर्नमेंट का जो सिस्टम है वो नहीं पहुंचा। लेकिन जो इंडस्ट्री जो है आजकल पैदा होती है 10 साल 5 साल पहले, वो पूरे क्षेत्र में पहुंच जाता है। और ये जो वेल्थ का जो संकलन कर रहे हैं उन क्षेत्रों से कर रहे हैं, और उसका जो डेवलपमेंट में जो टूवर्ड्स आना चाहिए, जैसा समता जजमेंट वगैरह देखा कि जो इंडस्ट्री जो उधर से हिट सेटल एरिया से जो इनकम आया, तो 20% जो पूरे इनकम कलेक्ट किया उसको उस एरिया में खर्च होना चाहिए। तो उधर उस जो 50% जो क्षेत्रफल है भारत का, उस एरिया में यदि 20% आबादी उसमें लगा दिया जाए, तो निश्चित उस वहाँ के गांव है, मजदूर है, किसान है, जो बेरोजगार है, उनको हम आर्टिकल 38-39 के जो मंशा है उसके तहत उनको एक समानता के लेवल पर लाने का दिशा में काम हो सकता है। तो मोटे तौर पे ये बामसेफ जो है संविधानवाद और मानवतावाद पे काम कर रही है। और संविधानवाद मतलब जिसको राष्ट्रवाद हम कहते हैं, यदि वो संविधानवाद का जो बेसिक मूल है, यदि उसको, उसमें हम सारे आर्टिकल को इम्प्लीमेंट करें, तो निश्चित इस देश में जो हमारी पहचान, इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता है और विश्व गुरु के रूप में पहचाना जाता, माना जाता है। यदि हम सारे धर्म के लोग, सारे जाति के लोगों का, चाहे किसी भी लेवल पर है, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक लेवल पर, हम उसको एक टूवर्ड्स इक्वलिटी को लेके जाएंगे, तो हम बहुत ज़्यादा, हमारा जो जो लोकतंत्र सफल होगा। ऐसा हमारा संगठन का एक विचार है, आइडियोलॉजी, उसको लेकर के हम पूरे देश में जा रहे हैं। हाँ उसमें हाँ उसमें हमने ये माना कि जो जो कॉलेजियम सिस्टम का जो आया 92 के आसपास, ये ये 92 के जो सेकंड जो जजेस केस बोलते हैं उसको, उससे शुरुआत हुई। ऐसा है कि जब संविधान में डिबेट चल रहा था, तो उस समय ये चर्चा हुई, बाबा साहब अम्बेडकर ने बात रखी और डिबेट में आया कि जो चीफ जस्टिस वहाँ जजेस का अपॉइंटमेंट कैसे होगा, नियुक्ति कैसे होगी। तो अपॉइंटमेंट की नियुक्ति के लिए डिबेट में काफ़ी चर्चाएं हुई, सारे लोग, सारे राज्य के सभी प्रतिनिधित्व कर रहे थे उस समय संविधान सभा में। तो ये प्रस्ताव था कि जो चीफ जस्टिस का क्या रोल होगा, तो चीफ जस्टिस का जो मत है वो किस रूप में होना चाहिए। तो बाबा साहब बोलते थे उससे कंसल्टेशन होना चाहिए, लेकिन कुछ लोग ये चाह रहे थे कि कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस का मतलब है, यदि चीफ जस्टिस ने मना कर दिया, तो वो उसको राष्ट्रपति की जो सुप्रीम, हमारे कार्यपालिका का जो सुप्रीम है इस देश का लोकतंत्र में, वो भी कुछ नहीं कर सकता। तो इसका मतलब है कि उसका चलेगा, चीफ जस्टिस ही को जिसको अपॉइंटमेंट करना कराएगा। तो बाबा साहब ने तर्क किया कि वो जो चीफ जस्टिस जो भी अपॉइंट होगा, वो किसी क्षेत्र का होगा, किसी भाषा को बिलोंग करने वाला, किसी जाति धर्म वर्ग को बिलोंग करने वाला होगा। तो वो जो है अपना एक अपनापन कर सकता है, वो एक भेदभाव उनकी इंटेंशन हो सकता है। लेकिन जो हमारा संसद है, वो 5 साल से चुने जाते हैं, वो प्रातिनिधिक होते हैं, उनका जो मत होगा वो निश्चित ही जनता के हित में होगा। तो इसको ध्यान में रखते हुए उस समय कंसल्टेशन शब्द जो है आया।
लेकिन 70 के दशक में फर्स्ट जगह केस आया तो सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेटेट किया कि कंसल्टेशन जो है इफेक्टिव होना चाहिए, ऐसा उसने मत रखा, क्योंकि ये 70 के दशक में लोग, हाँ, तो जो कंसल्टेशन जो संविधान के अंदर आया, उसको टुवर्ड्स वो इफेक्टिव कंसल्टेशन होना चाहिए, ऐसी बात कहने लगे। इसका 92 में आकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये स्थापित कर दिया कि कंसल्टेशन और कांग्रेस एक ही है, ऐसा करके। तो कांग्रेस में आकर के फिर चीफ जस्टिस का पावर, फिर वहाँ पे कॉलेजियल सिस्टम का उद्भव हुआ, सरकार के बीच टकराव हुआ। तो इसमें तो हमारी मांग ये है कि भाई जो सिस्टम में, क्योंकि आर्टिकल 312 में ऑलरेडी प्रावधान है, जिस तरीके से अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस लोगों की भर्ती होती है, वैसे ही अखिल भारतीय न्यायिक सेवा का गठन होगा। ये आर्टिकल 312 में ऑलरेडी है। तो आर्टिकल 312 को इन लोगों ने लागू नहीं करते हुए कॉलेजियम सिस्टम डेवलप किया, जिसको आपने देखा होगा अभी प्रीवियस जो 2014 में गवर्नमेंट आई, तो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हुआ, उसको भी सुप्रीम कोर्ट ने, चूंकि उनका प्रॉपर हमको जो महसूस होता है कि वहाँ पे प्रतिनिधित्व नहीं है, उन्हें सीधे सीधे गवर्नमेंट ने, जो मेजॉरिटी गवर्नमेंट ने दिया कि राष्ट्रीय न्यायिक आयोग का गठन कर देते हैं, उसमें ये सिस्टम है, उसके थ्रू भर्ती होगी, उसको भी उन्होंने अभी शट डाउन किया हुआ है। तो इस विषय पे हम जन जागरूकता कर रहे हैं सर। जी। हाँ, इम्प्लाई। यस। हम्म। नहीं नहीं, इसमें ऐसा है कि क्योंकि हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं, और खासकर महापुरुषों को रेफरेंस में लेकर के काम करते हैं। तो ज़्यादातर हमारे सारे वर्किंग लोग हैं, और कहीं ना कहीं सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट काम करते हैं। तो हम संविधान के दायरे के तहत काम करते हैं। तो उसमें पहला ये होता है कि हम हमारा नॉन पॉलिटिकल पहचान, नॉन पॉलिटिकल हमारा एक्टिविटी करते हैं, और नॉन एजिटेशनल करते हैं, मतलब एजिटेशन भी नहीं करते। तो ज़्यादातर हमारा एजुकेशनल प्रोग्राम होता है, लोगों को जन जागरूकता कराओ। जैसे हमने अभी भारतीय संविधान का अभियान करके चलाया, तो भारतीय संविधान का अभियान, उसके अंदर हम बता रहे कि भारतीय संविधान है, उसकी क्या इम्पोर्टेंस है देश के लिए, हर जनता के लिए, ये पूरे उसके लिए ग्रंथ है, मतलब सुप्रीम ग्रंथ है। इसमें सबकी सुख समृद्धि सब उसके अंदर समाया हुआ है। इस बात को जब हम 2018 से बेस पर अभियान आप चालू किया देश के अंदर में, छोटे छोटे, फिर सारे और संगठनों ने इसको कॉपी किया, और देखिए 2024 में आपने लोकसभा में देखा होगा कि पूरा लोकसभा चुनाव दो संविधान के अंदर केंद्रित हो गया। तो हमने जन जागरूकता फैला करके एक दिशा देते हैं, ताकि जो इस देश समाज के लोग देखें। तो इसलिए भी हमारे को कई बार राजनीतिक और ये अटैक का, जैसा आपका प्रश्न है, वो स्वाभाविक है, वो होता है। कभी कभी हम व्यक्तिगत मतभेद होते हैं, जाति वर्ग भेद होते हैं, तो हम हमारे केडर को भी निर्देशित करते हैं, हम किसी की जाति के खिलाफ, किसी वर्ग के खिलाफ, क्योंकि हम समता समानता की बात कर रहे हैं, मानव मानव एक समान की बात कर रहे हैं। तो ये हमारे लिए कोई एक नहीं, हम केवल ऐसे एक विचारधारा का विरोध कर रहे हैं जो इन डिफरेंस से डेवलप करना चाहता है, जो किसी को गरीब बनाना चाहता है, जो किसी को अमीर बनाना चाहता है, बस हमारे यही मत है। तो इसलिए भी हम हमारे ऊपर ऐसा कोई मतलब प्रशासनिक बंधन नहीं आता, और सेवा के दौरान कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके नियमों का जरूर हम लोग ध्यान रखते हैं। हाँ, प्रॉपर करते हैं, इसमें कोड ऑफ कंडक्ट का हम लोग बिल्कुल ध्यान रखते हैं। हाँ, उस दिशा में भी हम जागरूक कर रहे हैं लोगों को, क्योंकि कई बार किसी को बहुत ज़्यादा एट्रोसिटी हो, उसके साथ प्रताड़ना हो, चाहे वो गवर्नेंस के द्वारा हो, चाहे कोई इंडस्ट्री के द्वारा हो, तो वो उसके प्रतिरोध में खड़ा हो जाती है, और गैर संवैधानिक काम करती है। क्योंकि हम लोग बामसेफ ऐसा संगठन है जो बाबा साहब ने हमको दिशा निर्देश दिया है कि हमारा जो सोशल इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए हमको कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड अडॉप्ट करना चाहिए। तो इस बात को लेकर के हम ट्राइबल एरिया में भी जा रहे हैं। तो जैसा आपने देखा होगा नक्सली और अन्य जो लेफ्ट ऑर्गेनाइजेशन जो है वो करती है काम, तो वो डाइल्यूशन में जा रहा है, वो हमारा संगठन का भी इम्पेक्ट आ रहा है कि हमको हमारे जो काम करने का या हमारे डिमांड करने का हम शासन करें, वो संवैधानिक रखे, संवैधानिक बात है। इस बात को लेकर के हम ट्राइबल एरिया में भी काम कर रहे हैं। तो इसलिए इस यहाँ पर जो हमने विषय लिया पेशा एक का, तो वो केवल ट्राइब के एरिया के लिए नहीं है, वो
केवल केवल ट्राइबल लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि ट्राइब एरिया जरूर अधिसूचित है, लेकिन उधर सारे जाति धर्म के लोग रहते हैं साथ ही। तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम सेंसिटाइज कर रहे हैं कि ये जो इशू है पेशा एक्ट का, जो 1950 से लगातार उल्लंघन हो रहा है, जैसे बिरसा मुंडा जैसे महान पुरुषों ने, तो सबसे ज्यादा उल्लंघन, क्योंकि पेशा ये 10 क्षेत्र है, माइनिंग और पूरे सारी इंडस्ट्री वहीं पर है, तो इसका बेनिफिशियरी केवल वो लोग हैं, कुछ लोग हैं। तो हम ये सेंसिटाइज कर रहे हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से कि हमारा एसटी और ओबीसी और सामान्य वर्ग के लोग भी उधर रहते हैं, वो उसके ऊपर क्या सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक इम्पैक्ट आ रहा है, वो हम उस एरिया में लेकर के जा रहे हैं। हाँ, ज़रूर, ज़रूर। मैं आपकी बातों में थोड़ा पहले तो मैं आपके क्वेश्चन को करेक्ट करना चाहूँगा कि आपने कहा कि ये एम्प्लॉयी के लिए काम करते हैं। वो हम एम्प्लॉयी का संगठन है, लेकिन ये सोसाइटी के लिए काम करने वाली संगठन है। जैसा कि आपने देखा होगा एनसीईआरटी, अभी तो इस पे काफ़ी जो शिक्षाविद है लोग भी वो हमको देख रहे हैं। एनसीईआरटी बुक्स वगैरह में बामसेफ के बारे में लिखा है कि बामसेफ एम्प्लॉयी संगठन है, और एम्प्लॉयी संगठन होने के बावजूद कि समाज के लिए काम करने वाला संगठन है। ये 10वीं 12वीं के सिलेबस में आए हैं मध्य प्रदेश वगैरह इधर से। तो वो मैं करेक्ट करना चाहूँगा। हाँ, ये एक बात है कि जब हम क्योंकि सोसाइटी में काम कर रहे हैं, तो सोसाइटी में डिफरेंट सेगमेंट के लोग हैं। माने वहाँ पर बेरोजगार लोग हैं, कुछ अशिक्षित लोग भी, किसान लोग हैं, मजदूर, वकील भी हैं, इंजीनियर भी हैं, डॉक्टर भी हैं, जो गवर्नमेंट में एम्प्लॉय, क्योंकि हम एम्प्लॉय वाले संगठन हैं। हम कार्यक्रम चला रहे हैं, तो उनके बीचों में जाते हैं, तो वो हमसे कैसे जुड़ेगा, कैसे कनेक्ट होगा, तो बहुत मुश्किल होता था। इसलिए हम लोगों ने आपसे तो एक विंग बनाया, जैसे मूल निवासी संघ है, तो वो जो नॉन एम्प्लॉयड लोगों का संघ है, वैसे ही लीगल विंग बनाया, वकीलों का संघ, विद्यार्थी संघ। तो ऐसा एक संगठन डेवलप किया ताकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो हमारा वैल्यू है उस सिस्टम पे काम करे। उसको भी हमारा यही निर्देश होता है कि आप कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू, वो एक आपसुक विंग है। हाँ, सिस्टर कंसर्न, वो एक इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट आर्गेनाइजेशन, इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन था। लेकिन क्योंकि हमारे विचारधारा से तैयार हुआ है, हमारे विचारधारा से तैयार हुआ संगठन। वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, सभी ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, क्योंकि जाति जनगणना बहुत सेंसिटिव इशू है, और इसमें प्रेजेंट गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया पिछले, तो कोरोना कार्यकाल था, इसलिए जाति पहली बार जनगणना, सामान्य जनगणना की जाती है, जाति जनगणना की बात छोड़ो। तो सामान्य जनगणना आपने देखा होगा कि 2010-11 में, जब 11 में जब जनगणना होने वाली थी, उस समय उसके पहले से हम डिमांड कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने, तत्कालीन गवर्नमेंट ने ये निर्णय लिया कि भाई जो सेंसस एक्ट 1948 के तहत जो नॉर्मल जनगणना 2011 करा दिया, लेकिन हम जाति जनगणना की मांग कर रहे थे, जाति वो खास करके ओबीसी को सेक्टर, क्योंकि बहुसंख्यक आबादी ओबीसी है। तो उनकी जनगणना ना करते हुए, सेंसस एक्ट के ना करते हुए, उनने सोशल इकोनॉमिक सेंसस किया उस समय 2012, जिसकी वो डाटा आज तक उनने इम्प्लीमेंट किया। तो उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे ऐसे डाटा उसके अंदर है। हमने महसूस किया, डाटा कलेक्ट किया कि जो 5 से 10 हज़ार, 5 हज़ार इनकम, 5 हज़ार जिसका मंथली इनकम, इसमें बिलो जीने वाले बहुत बड़ा आबादी है। मान लें ये 70 से 80% आबादी भारत देश का उसके अंदर आ रहा है। जबकि आप मिनिमम वेजेस एक्ट में जो डिफाइन किया, कलेक्टर रेट जिसको बोलते हैं, लेबर कमीशन डिसाइड करता है, वो आज हमारा 7 से 8 हज़ार रुपये मिनिमम अनस्किल्ड फर्स्ट एम्प्लॉय। जी, हाँ हाँ, तो उसको मंथली वेजेस में नहीं बढ़ गया, वो मंथली वेजेस में भी लेकर के जाएगा, अलग अलग राज्यों में नोटिफाइड है, लेकिन मिनिमम 6 से 7 हज़ार रुपया है। तो लेकिन जो है हम देखते हैं कि पूरे देश की आबादी जो है वो बिलो लेवल पे जी रहा है, 5 हज़ार इनकम से बहुत बड़ा आबादी जी रहा है वो से। लेकिन सरकार ने ये स्टेटमेंट लिया कि तेरी जनगणना में बहुत हिफाजत डाटा है, और ये करके वो उसने डिस्क्लोज ही नहीं किया।
और हमें ये लगता है कि उनका कुछ राजनीतिक उनमें ऐसा कुछ रहा होगा, और वो डिमांड को हम कंटिन्यू कर रहे थे। अभी 2021 में उनने कोरोना का बहाना लेकर के एक्सटेंड किया हुआ है, और शायद वो 2025 में वो करने वाले हैं। लेकिन हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि हमारी जाति जनगणना होनी चाहिए उससे, क्योंकि जाति ही क्लासिफिकेशन का बेसिस है यहाँ पर आज के सिनेरियो में। हम यहाँ पर समता समानता स्थापित कर रहे हैं, तो जाति के बीच में जो भेदभाव है वो खत्म करना चाह रहे हैं। तो जाति चूंकि पैरामीटर है, तो इसलिए जाति के आधार पर जनगणना होना चाहिए। उनकी क्या संपदा में योगदान है, संसाधन में क्या योगदान है, प्रशासन में क्या योगदान है। लेकिन गवर्नमेंट का जब आगामी जब आएगा फॉर्मेट, जो उनका जो जनगणना का फॉर्मेट होता है, वो तभी पता चलेगा। अदरवाइज हमारे लोग उसमें मांग पे अडिग है। जाति जनगणना देश के लिए फायदेमंद होगा। नैतिकता से जुड़ा हुआ है, और बाबा साहब को हम लोग संदर्भ में लेते हैं कि जो नैतिक रूप से जो ईमानदार है। और नैतिकता ना केवल व्यक्तिगत व्यवहारों में, हमको, क्योंकि हम संविधान को अल्टीमेटली लेकर के चल रहे हैं, तो यहाँ इम्पोर्टेंट है संवैधानिक नैतिकता की। तो संवैधानिक नैतिकता को ध्यान में रखने के कारण वामसिक संगठन के साथ समस्याएं आती है कि हम आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं। एक तो नैतिकता, जब वर्किंग काम के दौरान सारे एम्प्लॉई लोग हैं, हमारे ऑफिस लीडर भी एम्प्लॉई हैं, तो जो प्रेजेंट जो मीडिया है उनके साथ भी हमारे कंस्ट्रेंट हो जाते हैं, हम उनके साथ नहीं जुड़ पाते हैं। हमारा अलग अलग राज्यों में हमारा विंग है, वो अपने आर्थिक समस्याओं से जूझ रहा है। अपने वेतन से ही वो ट्रेवल करके जाता है, कहीं से चंदा कलेक्ट नहीं करता, कहीं से, जैसे अन्य संगठन का जो एजेंडा होता है, अन्य संगठन कुछ लिमिटेड एजेंडा के साथ करें, क्योंकि हम व्यापक एजेंडा के साथ काम कर रहे हैं, उन सोसाइटी के लिए काम करें, क्योंकि हमारे हित उसके अंदर समाई नहीं है। तो इसलिए हम, जैसे यूनियन एसोसिएशन लेबर यूनियन काम करती है और ट्रेड यूनियन काम करती है, तो वो फंड कलेक्ट, वैसा हम नहीं कर पाते हैं। तो वो एक लिमिटेड रिसोर्स होने के कारण हम उस एजेंडा को हाईलाइट नहीं कर पाते। और तत्कालीन आज जो मीडिया हाउस है, तो मीडिया हाउस कहीं ना कहीं आर्थिक वो उनकी स्थितियाँ होती है, उससे हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। तो एक कारण, हमारा आरोप नहीं है कि मीडिया हमको कवर नहीं करती है, हम एक तरफा आरोप नहीं लगाना चाहेंगे आपके सामने। लेकिन आउटकम रिजल्ट है कि मीडिया में हमारा, मेन मीडिया में हम नहीं आ पाते हैं। और निश्चित ही हम आपके माध्यम से हम चाहेंगे कि मीडिया, क्योंकि संविधान का जो कार्य 3 पिलर है, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, उसके बाद भारत में एक जनमत तैयार हो चुका है कि चौथा पिलर वो है। तो जब लोकतंत्र को सफल करना है, और जब हम तीनों पिलर की समस्याओं को लेकर के जा रहे हैं, तो जनता के सामने जाना है, तो मीडिया का सपोर्ट चाहिए। वो हम इसके साथ आपसे अपील करेंगे कि आप इसमें सपोर्ट करें और हमारी बातों को जनता तक ले जाए, और सरकार है, न्यायपालिका है, कार्यपालिका जो है, वहाँ तक भी आपके माध्यम से पहुँचाना है। मीडिया और पब्लिकेशन पे खास करके हमने जोर दिया है, उसके लिए हम कार्यक्रम और प्रोग्राम बनाया हुआ है कि सारे देश भर में हम मीडिया का एक हमारा इंटरनल बना करके हम बाहर जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उनसे कनेक्ट होंगे। उसके लिए हमने प्रोग्राम बनाया हुआ है, आपको शीघ्र हाँ हाँ हाँ, नहीं उसके लिए, हाँ उसके लिए स्ट्रक्चर तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल, वो उस पे हमने आगे कदम बढ़ा दिया है। और 2025 से बिल्कुल, जैसा सरकार का जो एजेंडा जो जा रही है सरकार का, उनके जो पॉलिसी है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं पॉलिसी का समालोचना करते हैं, आलोचना तो नहीं कहेंगे, समालोचना करते रहते हैं। तो इसके लिए जरूरी है कि हम जिस माध्यम से उनका जनता तक को जुड़ते हैं, उसी माध्यम से हमको भी जुड़ना पड़ेगा, तभी जा करके सही समालोचना हो पाएगी। तो इसलिए हमने फिर उसको टारगेट में लिया है कि मीडिया से, हाँ कि जो, क्योंकि हम लोग जो लोकतंत्र को सफल करने के लिए, संविधानवाद को सफल करने के लिए
उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का पार्टिसिपेशन होना चाहिए, ये हमारा तो इसीलिए भी, क्योंकि हर स्टेट में हम जाते हैं तो वहाँ ऑलरेडी स्टेब्लिश संगठन चल रहे हैं ऑलरेडी, और उनका एक कार्यशैली बन चुका है। लोकतंत्र में क्या होता है, जैसे इसके पहले प्रीवियस सवाल है मैं उसको छोड़ दिया था कि चुनाव कराते हैं, हर उनके बायलॉज है, संविधान है उनका संगठन का, उसके तहत चुनाव करके बदलते रहते हैं। तो अभी यहाँ पर क्या हो रहा है देश के अंदर में, बदलने के बजाय लोग जो है अपना आजीवन संगठन पैदा कर लिया। मतलब उस संगठन में जब तक जीते रहेंगे वही अध्यक्ष रहेगा, वही वो उसका मालिकाना हक जैसा वो चलाएगा संगठन के अंदर। जबकि संगठन की, उस संगठन की भी जिम्मेवारी है कि वो भारतीय संविधान के प्रावधानों को इम्प्लीमेंट कराए, जागरूक करे, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है। लेकिन क्योंकि दायरा बहुत बड़ा है, वो संगठन एग्जिस्ट कर रहा है, इसीलिए उन संगठनों को इकट्ठा करके हम अपने ये जो लोकतांत्रिक विचारधारा है, संविधानवाद का विचारधारा है, उसको करें। तो ऐसे हम लगभग 200 संगठनों तक हमने अप्रोच किया है, और यहाँ पे कार्यक्रम भी लगाए और दूसरे राज्यों में भी ये कर रहे हैं। बाकी संगठनों को भी बुलाते हैं, उनको बताते हैं कि इन मूल्यों पर हमको काम करना चाहिए। बाकी संगठन आप चलाइए, आपका लीडरशिप चले, उससे हमको कोई समस्या नहीं, लेकिन देश की जनता की और ये एजेंडा है, उससे आप एक मत होइए, आइए ऐसा। तो जो बहुसंख्यक, चूंकि लोकतंत्र जो है बहुसंख्यक आधार पे चलता है, मेजॉरिटी ओपिनियन के साथ चलता है। तो हमने जब ये BS4 अभियान चलाया तो लोगों को समझ में आया कि हाँ, संविधान हमारा ही है, इसके अंदर हमारे हितों का प्रावधान है। तो ऐसा करके जागरूक होने लगी। तो पॉलिटिकल सिस्टम में क्या है, पॉलिटिकल उनको वोट चाहिए तो वो उनसे सहमत होते नजर आए, इसलिए उसने भी डाल दिया। तो जैसे लीडर BJP है, कांग्रेस है, जो बड़ा लोग पार्टी है यहाँ पे, राजनीतिक पार्टी, उसने भी अपने एजेंडा में लेके आया, उससे हमारा विरोध नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब हम लोगों को तोता रटने के लिए नहीं बता रहे, शिकारी आएगा जंगल में जाल फैलाएगा, इसमें नहीं फंसना, तो हम सिखा नहीं रहे। हमको पहले सिखाने का फेज है, लेकिन उसके कार्यान्वयन भी करना है कि ये संविधान है, संविधान के इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। तो कोई बात नहीं, उन संगठनों ने, राजनीतिक संगठनों ने, इवन अभी राजनीतिक संगठन ने, अभी सरकार ने भी प्रोग्राम बना दिया। कभी हम 26 नवंबर को संविधान दिवस नहीं मनाया जाता था देश में, लेकिन पहली बार अब तो पूरे साल भर का प्रोग्राम सरकार ने जारी कर दिया, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अब हम उसको कार्यान्वयन की ओर ले जाएंगे। हमारा जनता जागरूक हो रहा है, संविधान पढ़ना चालू कर दिया है, अब उसके अपने अधिकार है, उसको आपने कितना दिया, ये इस दिशा में काम लाए। फिर करना। अब जब वो समाज का मुद्दा बन जाता है तो समाज में काम करने वाले विभिन्न संगठन, उनको भी समाज में रहना है, तो उनको भी उसमें बोलना पड़ता है। जैसे मान लो मंडल कमीशन का मुद्दा था, तो पहले किसी ने मंडल कमीशन का मुद्दा नहीं उठाया। वाम सेब ने जब मंडल कमीशन का मुद्दा उठाया तो सारी पार्टियों को मंडल कमीशन के या तो फेवर में बोलना है या अगेंस्ट में बोलना है। तो फिर वो मंडल के फेवर में बोली सारी पार्टियां, जो पहले नहीं बोलती थी। आज जो जाति आधारित जनगणना, पहले कांग्रेस पार्टी ने कभी जाति आधारित जनगणना कराया थोड़ा ना जो, लेकिन आज जो जाति आधारित जनगणना के पक्ष में वो बोल रही है ना, और दूसरी पार्टी भी वो जाति आधारित जनगणना के विरोध में नहीं बोल रही। ये नहीं बोल रही कि हम नहीं कराएंगे, करा नहीं रही। तो जब हमारा काम इतना ही है कि उसको समाज का मुद्दा बना दे, जब वो समाज का मुद्दा बन जाएगा तो जो पॉलिटिकल पार्टी हैं वो भी समाज में रह रही हैं, उनको भी उस मुद्दे पर बोलना उनकी मजबूरी हो जाती है। अगर वो नहीं बोलेंगी तो समाज उनको लात मार के बाहर कर देगा, इसलिए वो मजबूरी में बोलती है।